हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर भाग्यश्री और आज हम इस लेक्चर पे डिस्कस करने जा रहे हैं आवर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस, हमारे कुछ की एरियाज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है, हम वो कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद द की एरियाज, अगर हम की एरियाज देखें इस पूरे चैप्टर में तो सबसे पहले तो एनर्जी फ्लो जो है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्योंकि अगर आप देखोगे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं कि एनर्जी फ्लो जो है हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को ही क्यों होता है, व्हाई एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या कभी कभार डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डिफाइन करो फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है। तो की एरियाज में अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखें तो ऑब्वियसली इकोसिस्टम वाले पार्ट से एनर्जी फ्लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड ऑब्वियस सी बात है, फूड चेन फूड वेब के डेफिनेशन तो याद हमें रखने ही रखने हैं। उसके अलावा कभी कभार आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। तो यस, वी हैव टू रिमेंबर द डिफरेंसेस बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर एज वेल। अबायोटिक फैक्टर्स क्या थे? जो नॉन लिविंग फैक्टर्स थे, लाइक एयर, वाटर, रेन, ये सारे हमारे अबायोटिक फैक्टर है। वही बायोटिक फैक्टर्स क्या थे? जो हमारे लिविंग है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल, प्लांट, all of them are biotic factors. And again of course the definition of ecosystem, ecosystem की definition क्या है कि जो भी हमारी एक interaction बनती है between a abiotic and biotic factor, उनके वजह से एक सिस्टम की डेवलपमेंट होती है, एक फॉर्मेशन होती है, which is our ecosystem. So yes, अब उसके बाद अगर हम पॉल्यूशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉल्यूशन वाले पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑब्वियसली ओजोन डिप्लीशन। यहां पे हमें देखना है कि ओजोन की फॉर्मेशन कहां होती है और किसके वजह से होती है। तो ओजोन की फॉर्मेशन होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। ओजोन की फॉर्मेशन होती है स्ट्रेटोस्फीयर में और किसकी वजह से होती है? ड्यू टू यूवी रेडिएशन, सन की यूवी जो रेडिएशन है उसकी वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं एंड दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। अब यहाँ पे ओजोन से रिलेटेड हमें और भी कुछ चीजें देखनी है कि ओजोन जो है किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करती है, किससे प्रोटेक्ट करती है। तो अगेन ओजोन हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ सन। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि ओजोन डिप्लीशन जो है ओवर कौन से कंटिनेंट के ऊपर ओजोन की लेयर पतली हो गई है और उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से हम कुछ रेमेडीज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दी गार्बेज मैनेजमेंट। अब यहां पे सबसे पहले बात आती है वेस्ट की, कि टाइप्स ऑफ वेस्ट कौन कौन से हैं। तो यहां आप देख सकते हो टाइप ऑफ वेस्ट में हमारे आते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। कुछ हमारे सब्सटेंसेस होते हैं लाइक आवर फूड स्टफ्स जो इजीली डिग्रेड हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स एंड फंगस। ठीक है, तो इनके एक्शन से डिग्रेड हो जाते हैं, दे आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बट वही कुछ हमारे ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो नेचर पे रह जाती है, जो कभी भी इजीली नहीं डिकम्पोज हो पाते हैं, एंड ऑल सच आर पार्ट ऑफ आवर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो पूरे चैप्टर में अगर हम देखें कुछ की एरियाज हम बना सकते हैं, दैट इज आवर इकोसिस्टम पार्ट, एनर्जी फ्लो वाली पार्ट, एंड देन पॉल्यूशन वाले पार्ट से ओजोन एंड गार्बेज मैनेजमेंट। यहाँ पे हमें ज्यादा ध्यान देनी है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट की एरियाज है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इट इज व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कोई भी डिकम्पोजर हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, उनकी क्या रोल होती है। तो रोल की अगर हम सिंपल वे में बात करें, व्हाट विल बी द रोल ऑफ द डिकम्पोजर्स, क्या होंगे उनके रोल्स? Yes, so the role of decomposers they will degrade the complex compounds
इनटू सिंपलर वॉन्स। तो ये क्या करेंगे, डिग्रेडेशन करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को इनटू सिंपल वन, और इसकी वजह से क्या होगा, एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बनेगी। न्यूट्रिएंट जो है वो आकर ही यहाँ पे खत्म नहीं हो जाएगी, उनकी एक साइकिल बैक टू बैक फॉर्मेशन होती जाएगी। तो अगेन इन सिंपल वर्ड्स अगर हम एग्जांपल देखना चाहे, स्टार्च, स्टार्च क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्ब। तो स्टार्च जो है इसको कुछ हमारे माइक्रोब्स होंगे, दे विल सिक्रीट सम एंजाइम्स और दे विल रिलीज सम एंजाइम्स, जिसके वजह से क्या होगा, स्टार्च विल बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज। तो ब्रेक डाउन हो सकती है, और इसी हो सकता है ग्लूकोज से भी आगे उसकी ब्रेक डाउन होती भी है। अगर आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन से ग्लूकोज से भी आगे ब्रेक डाउन होती है। तो इन शॉर्ट टर्म कॉम्प्लेक्स जो हमारे कंपाउंड है वो सिंपलर थिंग्स में, सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाती है, उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। इसके वजह से क्या होता है, कभी भी नेचर में चीजें एक्यूमुलेट होते नहीं जाते हैं। आप खुद ही सोचो, अगर हमारे फूड स्टफ्स, अगर हमारे फ्रूट्स वगैरह नहीं डिग्रेड होते तो आज दुनिया में कितने फ्रूट्स होते। प्लास्टिक से भी फिर वो ज्यादा डेंजरस पोल्यूटेंट बन जाता। तो यस, they are very important role or they play a very important role in our ecosystem. Now next is how can you manage the problem of waste disposal? तो किसी भी तरीके की वेस्ट डिस्पोजल, अगर हम सिर्फ अपने घर की बात करें तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं वेस्ट डिस्पोजल को। तो सबसे पहले हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, नंबर 1 इज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम जो भी हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको प्रॉपर डिस्पोज करें, उनको यहां वहां घर के बाहर नाली में ना फेंक दे। सेकेंड पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हम प्लास्टिक बैग्स के यूज को मिनिमाइज कर सकते हैं और हम उसके ऑल्टरनेटिव चुन सकते हैं। वी कैन यूज पेपर बैग्स, वी कैन यूज बैग्स मेड अप ऑफ क्लॉथ्स। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, हम उनको यूज कर सकते हैं प्लास्टिक यूज करने के वजह, और हम ट्राई कर सकते हैं कि उसे हम कंप्लीटली अवॉइड ही करें। सेकेंड थिंग हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर हम अपने घर में प्रॉपर एक सैनिटाइजेशन मेंटेन कर सकते हैं अराउंड द डस्टबिन और अराउंड द डिस्पोजेबल एरियाज। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां हम कूड़े वगैरह फेंकते हैं, दे आर फुल ऑफ डोजन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया जो हमारे कुछ हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारे डस्टबिन वाले एरिया है, जो हमारे डिस्पोजल वाले एरिया है, उनकी प्रॉपर सैनिटाइजेशन इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि डस्टबिन में हम गंदी चीजें फैलाते हैं तो डस्टबिन को हमेशा गंदी ही रखें, क्योंकि इट मे डेवलप सम डेंजरस माइक्रोब्स जिससे हमें बीमारियां हो सकती है, जिससे हमारे वजह से पूरी हमारी सोसाइटी में कुछ बीमारी फैल सकती है। तो यस, प्रॉपर सैनिटाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने वेस्ट के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की प्रॉपर डिस्पोज करें, उन्हें प्रॉपर तरीके से उनको फेंके। सेकेंड इज क्या हो सकता है, मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हम प्लास्टिक बैग्स के यूज को कम कर दे जितना हम कर सकते हैं। और सेकेंड वन इज हम प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें। और हम लास्ट पॉइंट इज दी बायो रेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन क्या होता है, बायोरेमिडिएशन इज द यूज ऑफ माइक्रोब्स टू डिग्रेड द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऑब्वियसली बात है, हम अपने घर पे तो नहीं कर सकते, बट हम गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं या हमारी पूरी सोसाइटी मिलकर कुछ ऐसे हम डेवलप कर सकते हैं सिस्टम जहां बायो रेमिडिएशन हो सकता है। हम एक एरिया चूज कर ले अपनी सोसाइटी में जहां हम सारे वेस्ट
डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दे, और जहां हम माइक्रोबियल सॉल्यूशंस भी मिलते हैं वो टाइम टू टाइम हम स्प्रे करते रहेंगे, तो क्या होगा, दोज माइक्रोब्स विल फीड अपॉन दैट गार्बेज, दोज माइक्रोब्स विल फीड अपॉन दैट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसके वजह से उनकी डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगी और वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी रिमूव एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ ट्रॉफिक लेवल विल इट बी इम्पैक्ट। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम एक ट्रॉफिक लेवल से हटा देते हैं तो क्या फूड चेन में उसकी कोई इम्पैक्ट रहेगी? द आंसर विल बी यस, क्योंकि देखो इकोसिस्टम में हमेशा एक बैलेंस बनी हुई है। एक भी ऑर्गेनिज्म एक भी छोटी बैक्टीरिया भी अगर गायब हो गई तो डेफिनेटली ओवरऑल पूरे फूड चेन में इम्पैक्ट पड़ेगा। सो द आंसर विल बी यस, डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगी अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देंगे। कैसे पड़ेगी आप देख सकते हो, लेट्स अज्यूम दिस आर ग्रासेस। अब इन ग्रास को हो सकता है लीफ हॉपर खाते हो। नाउ दिस लीफ हॉपर विल अगेन गेट ईटन अप बाय बर्ड्स will eaten up by other carnivores. Let's take an example, ठीक है? तो ये एक फूड चेन बन गई, ठीक है? तो अब सिंपल सी बात है कि यहां से अगर इस लीफ हॉपर को हम हटा देंगे तो बर्ड्स क्या खाएंगे? हाँ, हो सकता है आप कहोगे कि मैम बर्ड्स दूसरी चीजें खाएंगे, बर्ड विल फीड ऑन ग्रास हॉपर, बर्ड विल फीड ऑन अदर इंसेक्ट्स, खा सकते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है डाइट में चेंजेस तो आएगी ही आएगी, क्योंकि एक पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई है। तो डेफिनेटली फूड चेन में इंपैक्ट पड़ेगी ही पड़ेगी, एनर्जी फ्लो में भी इंपैक्ट पड़ेगी। हो सकता है कुछ टाइम तक स्मूथनेस ना बन पाए, क्योंकि आप खुद सोचो, आप ये एग्जांपल देख लो कि बर्ड्स के पास कुछ दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। लेट अस अज्यूम कि वो ग्रास हॉपर उसको नहीं पसंद है, उसे दूसरे इंसेक्ट भी नहीं पसंद है, उसको सिर्फ और सिर्फ लीफ हॉपर ही पसंद है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? डेफिनेटली बर्ड्स क्या करेगा? इट विल स्टार्ट स्टर्विंग, क्योंकि उसको उसका फेवरेट खाना नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए ऑब्वियसली जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिमूव कर दिया जाएगा ट्रॉफिक लेवल में, इट विल इंपैक्ट द एंटायर फूड चेन। अब आते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में ही बताया था क्या डिफरेंस होते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बीच में। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इट इज नंबर 1, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं दे आर डिग्रेडेड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो इसमें क्या होता है? माइक्रोबियल डिग्रेडेशन हो सकती है और माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन हो सकती है, बट इसमें क्या होगा? इसमें नहीं हो सकती है, नो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। वही अगर हम सेकंड पॉइंट देखें, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सॉइल को क्लॉग नहीं करेगी, डज नॉट क्लॉग द सॉइल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, बट ये क्या होंगे? इनके डिकम्पोजिशन नहीं होगी, इसीलिए बहुत टाइम तक ये सॉइल में प्रेजेंट रहेंगे एंड दे माइट क्लॉग द सॉइल, ठीक है? सो ये कुछ हमारे डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सोर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं ये क्या है? ये हमारे इतने सीरियस कंसर्न नहीं है, वी कैन मैनेज देम बाय certain activities like bioremediation, but जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है दे आर द सोर्स ऑफ कंसर्न। क्यों? क्योंकि सॉइल में वो रहेंगे, माइक्रोबियल एक्शन को इम्पैक्ट करेंगे, वाटर में रहेंगे तो हो सकता है फिशेस वगैरह की पेट में जाकर अगेन वो कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट दिखाए, प्लस ये इजीली खत्म भी नहीं होंगे, बहुत टाइम तक रहेंगे, जला भी हम उन्हें देंगे तो अगेन वो एयर पोल्यूशन करेगी। तो कहीं ना कहीं दे आर द
फोर्स और दे आर द बेस ऑफ कंसर्न। ये हमारे कंसर्न की पॉइंट है। अब आता है टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल वेस्ट आर बायोडिग्रेडेबल, क्या उसकी कोई इंपैक्ट रहेगी एनवायरमेंट में? अब चलिए, हम अचानक से हमने सारा प्लास्टिक, हमने सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस यूज करना बंद कर दिया, लेकिन क्या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी हमारे एक कंसर्न बन सकती है? क्या बन सकती है? यस, बन सकती है, क्योंकि देखो जरूरत से ज्यादा कोई भी वेस्ट हो, इट इज अ मेजर प्रॉब्लम, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। सो द आंसर विल बी यस। अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को भी प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे, उसे यहां वहां कहीं पे भी फेंक देंगे, तो ये क्या करेगी? इट विल इनवाइट द बैक्टीरियाज को बुलाएगी कि आओ मेरे ऊपर फीड करो, और वही बैक्टीरिया आएंगे, उसके ऊपर फीड करेंगे, तो हो ना हो बीमारी भी फैलने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया जो है इट कैन बी हार्मफुल और इट कैन बी यूजफुल एज वेल। तो कौन सा बैक्टीरिया आएगा, किसकी ग्रोथ होगी, वो हमें पता नहीं होगी। तो यस, ऑब्वियसली इट विल बी अ कंसर्न। क्यों होगी? क्योंकि इट माइट इनवाइट द हार्मफुल बैक्टीरियाज विच में हेल्प्स इन स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। और सिंपली अगर हम देखें, इट माइट लीड टू डिजीज आउटब्रेक। और उसके अलावा नॉर्मली अगर हम देखें, कोई भी हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, जब भी कोई भी खाना मतलब खत्म हो जाता है, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, आप देखोगे बहुत ही गंदी स्मेल निकलती है, तो वो सब तो एडिशनल फीचर है ही है। उसके अलावा डिजीज आउटब्रेक की भी जो प्रॉब्लम है वो हमेशा रहेगी। और इट में ऑल्सो ऑल्टर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड वाटर। अगर ये पोल्यूटेंट बहुत ज्यादा डंप कर दिया गया सॉइल में, बहुत ज्यादा डंप कर दिया गया वाटर में, तो ऑब्वियस सी बात है इट मे कॉज प्रॉब्लम्स, इट मे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अदर स्पीसीज। ठीक है, तो ये हमारे कंसर्न है अगर बहुत ज्यादा हमने इन्हें डंप किया होगा तो। The next question is the flow of energy in an ecosystem is unidirectional. Explain why. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनर्जी की जो फ्लो होती है इकोसिस्टम में वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही क्यों होती है? So the answer is because plants are producers. Yes. So the answer is because plants are producers. प्लांट्स हमारे होते हैं प्रोड्यूसर्स। तो एनर्जी कौन फॉर्म करवा रहा है? एनर्जी फॉर्म करवा रहे हैं प्लांट्स। प्लांट्स एनर्जी की प्रोडक्शन कर रही है, और हमेशा एनर्जी की फ्लो कहां से शुरू होगी? फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। क्योंकि अगर हम फूड चेन को दोबारा से याद रखें, याद करने की कोशिश करें, सबसे प्लांट पहले आता है। प्लांट क्या करता है? सन के एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बनाता है कार्बोहाइड्रेट और फूड। ठीक है, और ये फूड क्या है? फूड इज नथिंग बट एनर्जी। हम क्यों खाना खाते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। मैं जो आपके सामने बोल रही हूं, आप जो सुन रहे हो, हम जो अपना ब्रेन यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग ऑफ दिस नीड एनर्जी। तो सिंपली देखें तो सन की एनर्जी को केमिकली फिक्स करते हैं प्लांट, फूड बनाते हैं, और फूड क्या है? इट इज नथिंग बट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे हमें एनर्जी मिलती है। अब प्लांट्स को जो भी खाएंगे, एनी हार्बीवोर, कोई भी हार्बीवोर आप मान लो, तो प्लांट से अब एनर्जी जो है इट विल मूव टू द हार्बीवोर्स। ठीक है, अब ये जाएंगे हार्बीवोर्स पे, एंड हो सकता है हार्बीवोर्स से इट माइट ट्रेवल टू अगेन अदर कंज्यूमर्स लाइक कार्निवोर्स, और हम कह सकते हैं ओमनिवोर्स। जो भी हमारे कंज्यूमर्स होंगे उन पे स्प्रेड होगा। तो सिंपल सी बात है, ना ही हम डायरेक्टली सन की एनर्जी को ट्रैप करके फूड बना सकते हैं, ना ही हमारे दूसरे कंज्यूमर्स। तो इसीलिए हमेशा एनर्जी बनता प्रोड्यूसर में है, हमेशा एनर्जी की फ्लो प्रोड्यूसर से ही शुरू होती है, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। कभी भी हमें प्लांट नहीं खाएंगे, तो सिंपल सी बात है, कभी भी
हमसे प्लांट तक एनर्जी नहीं फ्लो होगी, प्लांट से हम तक ही एनर्जी फ्लो होगी। ओके, सो नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? सो अगेन आई एम रिपीटिंग, कुछ हमारे केमिकल्स होते हैं, कुछ हमारे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एक्यूमुलेट होते जाते हैं एंड एक्यूमुलेशन के साथ साथ वो फूड चेन में ट्रेवल करते जाते हैं एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। सो बायोमैग्निफिकेशन क्या है? इट इज द increase in concentration of toxins और chemical, जो भी आप कह लो, toxins कह लो, chemical कह लो, from one trophic level to other trophic level और सिंपली अगर कहे इन फूड चेन इज बायोमैग्निफिकेशन। सो क्या है बायोमैग्निफिकेशन? इट इज द increase in concentration of toxins or chemicals from one trophic level to other trophic level or it is the travel of chemical in the food chain। इसी को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और हमेशा याद रखो बायोमैग्निफिकेशन में जो भी हमारे लोअर मोस्ट पॉइंट पे होंगे, जैसे कि हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल भी बताया था पॉन्ड का, कि जो हमारे प्लैंक्टोनिक स्पीसीज होंगे, छोटे छोटे एल्गी होंगे, उनमें टॉक्सिन्स की कंसंट्रेशन सबसे कम होगा और जो भी टॉप मोस्ट कंज्यूमर होगा, जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल होगा, उनमें हमेशा टॉक्सिन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। दैट मीन्स वहीं पे अगर हम अपने आप को देखें तो एक एल्गी से हमारे बॉडी में टॉक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और इसी चीज को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी के साथ हमारी आवर एनवायरनमेंट चैप्टर भी खत्म होती है। आई जस्ट होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।